हेलो स्टूडेंट, मिश्रा सक्सेस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी बोर्ड के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम आप लोगों के लिए अध्याय 3 यूरोपीय संघ के बारे में बताने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोपीय संघ से रिलेटेड 28 कंट्रीज़ ने यानी 28 देशों ने एक राजनीतिक व आर्थिक मंच तैयार किया और यूरोपीय देशों को मजबूती देने के लिए 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये लोग आपस में एक हुए और सहयोग की भावना विस्तृत करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे। जैसा कि आप लोगों ने यूरोपीय फ्लैग में यानी झंडों में भी देखा है कि जो गोल्डन कलर के स्टार बने हुए हैं, उसका मीनिंग यही होता है कि सभी यूरोपवासियों एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और कोई भी फैसला वो आपसी सहमति के बाद ही लेते हैं। साथ ही अगर किसी देश को कभी भी आपात स्थिति में धन की ज़रूरत पड़े, सेना की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये लोग आपस में ये 28 देश मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये जो संगठन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1945 के बाद, युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि युद्ध में बहुत ही जनहानि हुई थी। जितने पुरुष वर्ग थे वो युद्ध में लगने के कारण या तो मारे गए या फिर गरीब हो गए, क्योंकि आय का साधन बंद हो गया। कारखानों में काम करने वाला कोई नहीं बचा। औरतें जैसे तैसे मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। तो देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा जर्जर होती चली गई। 8 अगस्त 1967 में 8 देश जो उस समय थे, 1945 की बात कर रहे हैं, वो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। एक क्वेश्चन बन जाता है कि यूरोपीय संघ में कितने देशों ने हस्ताक्षर करके बैंकॉक घोषणा पत्र की स्थापना की। तो आप ये बात याद रखिए कि उस समय 8 देश ही शामिल थे। हस्ताक्षर करने वाले जो 5 देश थे वो इस तरह से थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद की संख्या बढ़कर 10 हो गई, 5 देश में शामिल हो गए और इसका मुख्यालय जकार्ता में है, यानी 15 देश इसके सदस्य हो गए। आज की डेट में 15 से 25 हो चुके हैं। इसके बाद जब ये संगठन बना, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बताती रहती हूँ कि जब भी हम कोई संगठन बनाते हैं, कोई यूनियन बनाते हैं, तो उससे पहले हमारे माइंड में एक कंसेप्ट होता है कि यूनिटी किस लिए, किसके लिए, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप सब जानते हो। तो आवश्यकता क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया जो भूखमरी और गरीबी का शिकार हुई, तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उन्होंने ये ज़रूरत महसूस किया कि क्यों नहीं आपस में एकजुट होकर और तब हम कोई योजना बनाएं और अपने देशों को आगे बढ़ाएं। इसी योजना से अंतर्गत इन देशों ने आसियान संगठन स्थापित किया और स्थापित करने के बाद ये सारे देश अपने मुख्यालय जकार्ता में बनाए। जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। अब जब ये स्थापित हो गया तो इनका जो निश्चित उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि आर्थिक रूप से सशक्त होना, दुनिया के सामने खड़े होना, युद्ध जैसी भयानक स्थिति का सामना करने के लिए सफल बनना, रोजगार उत्पन्न करना और औद्योगिक क्रांति लाना। तो ये सारे उद्देश्य थे इनके, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा दे रहे थे। आसियान के कार्यशैली को आसियान वे के नाम से भी जाना जाता है, या आसियान शैली। शैली का मतलब क्या होता है? तरीका। मतलब इनके जो कार्य करने का तरीका है
उसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये सभी लोग आपस में बैठ के कोई प्लान क्लियर करते हैं, कोई योजना बनाते हैं। उस योजना को फिर सफल बनाने के लिए उस पर 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बता दें बच्चों कि जब कभी भी हम छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काम करते हैं, अगर हम उसको सडनली करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते या फिर उतने अच्छा गोल अचीव नहीं कर सकते जितना कि करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्री प्लान होता है। जैसे कि लेडीज़ को ही ले लीजिए, उन्हें शाम को खाना बनाना है, वो पहले से सोच के रखती हैं कि क्या करना है, सब्जी काटेंगे, आटा गूँथेंगे, फिर वगैरह वगैरह जो भी है। जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, आप में से भी बहुत बच्चे हैं जो बिना टाइम टेबल के, बिना किसी प्लान के स्टडी करते हैं और सोचते क्या है कि हम टॉप रैंक में पहुंच जाएंगे। तो ये इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं, जब हम कोई योजना बनाते हैं, उसकी सफलता 100% श्योर होती है। अगर हम 100 का गोल लेके चलेंगे, कुछ नहीं तो 75 जरूर मिलेगा। तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जब भी हम कोई योजना बनाएं, जब भी हम कहीं सफलता पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेशन करना होता है, एक जगह पर बांध के रखना होता है। क्योंकि जो अनावांछित तत्व हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अपने ध्यान से अलग हटाती हैं, हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। एक चीज़ याद रखिए बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले इन तत्वों से आप बिल्कुल दूर रहिए, चाहे वो कितने भी प्रिय नहीं हो। अगर किसी खास फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मस्ती के लिए आ रहा है, अवॉइड कीजिए। अब हमारे बोर्ड का 1 मंथ बच चुका है और इस 1 मंथ के लिए आप अपने आप को बिल्कुल रिजर्व कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और खोना कुछ नहीं है, खोना क्या है, हमें अपनी मस्ती खोना है, हमें गलत आदतें छोड़ना है, गलत संगति को छोड़ना है। तो इसी तरह से आसियान भी आगे बढ़ने के लिए जब वो इतनी बुरी स्थिति में था, तो वो क्या किया, उसने एक वे बनाया, एक रास्ता बनाया। ठीक इसी तरह जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं एग्जाम का, तो जिसकी विशेषता राष्ट्रों की सार्वभौमिकता का सम्मान करना होता है, यानी और राष्ट्रों का वो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अब हम बात करेंगे आसियान के अंग की। जिस प्रकार हमारा शरीर है, अकेला शरीर कुछ नहीं कर सकता, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। जैसे आँख है, आँखों का काम है देखना, हाथ है, हाथों का काम है कार्य करना, लिखना, उठाना कुछ, पैर का काम है चलना, कहीं पहुंचना। ठीक इसी तरह आसियान ने भी अपने अंग निर्धारित कर दिए जिससे कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो 2003 में आसियान के जो अंग थे वो सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का गठन करके इसने अपने अंग निर्धारित कर दिए। इन सभी अंगों का कार्य निर्धारित था। सुरक्षा समुदाय का काम था इन सभी देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। आर्थिक समुदाय का कार्य था इन सभी देशों के आर्थिक स्तर पर निगरानी रखना, किसको क्या ज़रूरत है, किसको कितना लोन चाहिए और किसको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, कहाँ से लेके कहाँ देना है, ये सारी चीज़ें आर्थिक समुदाय ने देखा। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय जो बना, वो अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रीति रिवाज परंपराओं के डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए इस समुदाय का गठन आसियान शैली ने किया। तो इस तरह से आसियान के अंग आप याद कर लीजिए कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय आदि हैं। अब हम देखेंगे चीन के साथ भारत के संबंध। चूँकि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कहीं शिफ्ट होते हैं तो अपने नेबर्स के बारे में जानते हैं, लोकेशन देखते हैं कि ठीक है नहीं है, हम एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से आसियान ने भी चीन के साथ उसके क्या संबंध हैं, आज हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत और चीन के जो संबंध थे, सन 1962 के युद्ध के बाद भारत के हार हुई और इस हार के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। पर 1970 के बाद दोनों ही देशों के संबंधों में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ और वर्ष 1970 के बाद
दोनों देशों ने एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई। अब चीन ने वर्ष 1976 में खुले द्वार की नीति की घोषणा की, यानी जो भी उनके समुदाय के अंतर्गत मेंबरशिप चाहता है वो आ सकता था। और इस खुले द्वार की नीति की घोषणा के बाद अपने अनुसार उसने खुले द्वार की नीति यानी विदेशों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे वो इस बात का निर्णय खुद लेगा। किसके साथ लेन देन करना है, किसके साथ नहीं करना है, सीमा शुल्क कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, या जो भी उसकी विदेश नीति होगी, अर्थव्यवस्था होगा, खुले द्वार की नीति के बाद चीन खुद तय करेगा। इस पर उसने मुहर लगा दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि विश्व की बड़ी कंपनियां आकर्षित हुई और चीन इसमें आसियान इसमें सफल हुआ। बड़ी से बड़ी कंपनियां आसियान में निवेश करने के लिए, चीन में निवेश करने के लिए तैयार हो गई। तो चीन जो है कंपनियों को आकर्षित करने में अपने यहाँ अधिक से अधिक रोजगार को दिलाने के लिए सफल हुआ और सशक्त हुआ। जहाँ कहाँ गरीबी थी विश्व युद्ध के बाद, वहीं बाहर की कंपनियां भी निवेश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं आसियान अपनी ऊंचाइयों की शिखर पर चढ़ता जा रहा था, यानी वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहा था। अब इसके बाद बात आती है कृषि की। उद्योगों की बात तो हो गई, तो कृषि के निजीकरण से उत्पादन को बढ़ावा मिला। आसियान ने कृषि का निजीकरण किया, जिससे कि जो उत्पाद थे, किसान जो उगाते थे, उसको लाभ मिला, जिसके कारण कृषि उत्पादन व ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। सिंपल सी बात है, जब हमें फायदा होगा तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, और अभी जितना हम कर रहे हैं उसी आमदनी को फिर उसमें लगा के हम उससे 2 गुना, 4 गुना, फिर 6 गुना जस्ट आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। विदेशी निवेश के लिए चीन सबसे ऊपर आकर उभरा, यानी जैसे ही चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, विदेशी निवेश होना शुरू हो गया, क्योंकि उस पर कोई रोक टोक नहीं था, कोई दबाव नहीं था। और इस तरह से बहुत बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं पूरी विश्व पटल पर, दुनिया के विश्व पटल पर चीन ऊपर आकर उभरा। आपने देखा भी है कि क्या होता है, चाइनीज़ माल थोड़े से हमें कम रेट पे मिल जाते हैं, और उसकी वजह से हम सभी लोग, बल्कि अब तो फिलहाल स्थिति इस समय कुछ दूसरी है, अब इस पे हम अलग नहीं हटेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चीन ने हर देशों में अपना निवेश करना शुरू कर दिया, और वो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था बन करके दुनिया के पटल पर उभरा। और अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा होने के कारण वर्तमान में चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। प्रौद्योगिकी में भी चीन ऊंचे स्थान पर है। तो प्रौद्योगिकी में भी आज भी चीन बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। तो आज तो हमने बात कर लिया चीन की, कल थोड़े से और इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लेंगे, और तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आएंगे। इसी के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।